Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते बच्चों। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। देखिए स्क्रीन पर, यह है हमारा आज का लेसन प्लान, यानी एक तरह से हमारा रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, समझेंगे कि आर्ट क्या है। फिर हम पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर की विशाल दुनिया में डुबकी लगाएंगे। उसके बाद संगीत, नृत्य यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आर्ट की पढ़ाई से आपके लिए क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सब रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कला की पहचान। देखो बच्चों, किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जाने से पहले उसकी नींव, उसके फंडामेंटल्स को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है ना? इसीलिए आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये कला, या जिसे हम इंग्लिश में आर्ट कहते हैं, ये होता क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज आर्ट? कला आखिर है क्या? देखिए, हर इंसान के अंदर, आपके अंदर, मेरे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, एक स्वाभाविक इच्छा होती है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव, अपने विचार और अपनी भावनाएं यानी इमोशंस दूसरों के साथ शेयर करें। जब इसी इंस्टिंक्ट को, इसी इच्छा को एक आर्टिस्ट अपनी कल्पना शक्ति यानी इमेजिनेशन और अपने कौशल्य यानी स्किल के साथ जोड़कर एक खूबसूरत चीज, एक ब्यूटीफुल क्रिएशन बना देता है, तो बस उसे ही हम कला कहते हैं। सिंपल शब्दों में अपने मन की बात, अपने एहसासों को एक सुंदर तरीके से एक्सप्रेस करना ही कला है, समझे? अब आगे बढ़ते हैं। आर्ट को हम मोटा मोटी दो टाइप्स में, दो प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है विजुअल आर्ट्स, जिसे हम हिंदी में दृक् कला भी कहते हैं। दृक् का मतलब होता है देखना, तो ये वो आर्ट है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसका एक्सपीरियंस हम देख कर लेते हैं, जैसे कोई पेंटिंग हो गई या कोई स्कल्पचर। और दूसरा टाइप है परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसे ललित कला कहा जाता है। ये वो कला है जिसे परफॉर्म किया जाता है, स्टेज पर प्रस्तुत किया जाता है, जैसे म्यूजिक, डांस या कोई प्ले। इसका अनुभव हम देखकर और सुनकर दोनों तरह से लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, एक को देखा जाता है और दूसरे को परफॉर्म होते हुए देखा जाता है, ठीक है? अच्छा, अब इन आर्ट्स की दो मेन ट्रेडिशंस यानी दो मुख्य परंपराएं भी हैं। इसको ध्यान से समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहली है फोक आर्ट यानी लोक कला। ये लोक यानी आम लोगों की कला है। ये उनकी डेली लाइफ का, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा है। ये परंपरा प्री हिस्टोरिक टाइम्स से, पाषाण युग से चली आ रही है। इसमें कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते। ये लोगों के दिल से, उनके कम्युनिटी से अपने आप निकलती है। दूसरी है क्लासिकल आर्ट यानी अभिजात कला। ये कला भाई नियम और सिद्धांतों के एक फ्रेम में, एक ढांचे में बंधी होती है। इसको सीखने के लिए और इसमें एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत लंबी और कठिन ट्रेनिंग, सालों का रियाज चाहिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लोक कला स्पॉन्टेनियस है, दिल से निकलती है, जबकि अभिजात कला रूल्स और डिसिप्लिन से बंधी होती है। अब जब हमने आर्ट के बेसिक्स समझ लिए हैं, तो आइए इसके पहले टाइप यानी दृक् कला के एक फॉर्म को डिटेल में देखते हैं। हमारा अगला सेक्शन है चित्रकला की परंपरा। चित्रकला यानी पेंटिंग एक 2 डायमेंशनल आर्ट है, मतलब इसमें बस लेंथ और ब्रेथ होती है, गहराई नहीं। इस सेक्शन में हम भारत की पेंटिंग के हजारों साल पुराने इतिहास की एक लंबी और बहुत ही रंगीन यात्रा पर चलेंगे। भारत में पेंटिंग की शुरुआत होती है पाषाण युग से, यानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स से, इन रॉक पेंटिंग्स के रूप में। सोचो, उस समय का आदि मानव गुफाओं में रहता था और वहां की दीवारों पर, चट्टानों पर ऐसे चित्र बनाता था। ये पेंटिंग्स हमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे कई स्टेट्स में मिली हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाओं की है, जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इन पेंटिंग्स से हमें उस जमाने के लोगों की लाइफ के बारे में पता चलता है। वो इंसानों, जानवरों और हंटिंग के सीन्स बनाते थे। और रंग कहाँ से लाते थे? रंग वो नेचुरल चीजों से बनाते थे, जैसे गेरू से लाल, चूने से सफेद और पौधों से हरा। अमेजिंग है ना? रॉक पेंटिंग्स के बाद अब हम आते हैं क्लासिकल पेंटिंग्स की तरफ, और इसका सबसे शानदार, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है अजंता की गुफाओं की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स। याद रखिएगा, दीवार पर बनी पेंटिंग्स को म्यूरल पेंटिंग कहते हैं। स्क्रीन पर आप जो चित्र देख रहे हैं वो बोधिसत्व पद्मपानी का है। जरा इसकी डिटेलिंग, इसके रंग और इसके भाव को देखिए। चेहरे पर कितनी करुणा और शांति झलक रही है। ये पेंटिंग इंडियन क्लासिकल आर्ट का एक अनमोल हीरा, एक मास्टरपीस मानी जाती है। ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये अपने अंदर एक पूरी कहानी, एक गहरा एहसास समेटे हुए। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में एक परफेक्ट पेंटिंग के 6 मुख्य अंगों का जिक्र है। इन्हें षडांगे कहा जाता है।
समझ लीजिए कि ये एक परफेक्ट पेंटिंग का सीक्रेट रेसिपी है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला, रूप भेदा यानी अलग अलग फॉर्म्स और शेप्स का ज्ञान। दूसरा, प्रमाणा यानी प्रोपोर्शनेट डिपिक्शन, हर चीज का साइज सही अनुपात में, आम भाषा में प्रोपोर्शन में हो। तीसरा, भावा यानी एक्सप्रेशंस, चित्र में इमोशंस दिखने चाहिए। चौथा है लावण्य योजना यानी एस्थेटिक्स, खूबसूरती। पांचवा, सदृश्यता यानी पेंटिंग रियल चीज से मिलती जुलती लगे, रिजेम्बलेंस हो। और छठा, वर्णिका भांग यानी रंगों का सही और आकर्षक इस्तेमाल। जब ये 6 चीजें एक पेंटिंग में मिलती हैं, तभी वो एक कंप्लीट मास्टरपीस बनती है। क्लासिकल आर्ट के साथ साथ इंडिया में फोक पेंटिंग की भी बहुत ही रिच परंपराएं हैं। उन्हीं में से एक है महाराष्ट्र की चित्रकथी परंपरा। इसमें एक कथाकार यानी स्टोरी टेलर रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों की कहानियां सुनाता है, और कहानी सुनाते सुनाते वो उस कहानी से जुड़े हुए हाथ से बने चित्र यानी पेंटिंग्स भी दिखाता जाता है। सोचो, एक कहानी को सुनाने के लिए 30 से 50 पिक्चर्स तक का इस्तेमाल होता था। ये एक तरह से उस जमाने का स्लाइड शो प्रेजेंटेशन या कॉमिक बुक था। इससे हमें साफ पता चलता है कि ये एक ऐसी लोक कला थी जिसमें पेंटिंग और परफॉर्मेंस दोनों का खूबसूरत मिलन था। जैसे जैसे वक्त बदला, पेंटिंग के स्टाइल्स भी बदले। जब मुगल भारत आए तो वो अपने साथ पर्शियन आर्ट स्टाइल भी लाए। फिर मुगल एम्परर अकबर के टाइम में इंडियन और पर्शियन स्टाइल्स का एक वंडरफुल फ्यूजन हुआ, और इसी फ्यूजन से एक नई शैली ने जन्म लिया जिसे मुगल मिनिएचर स्टाइल कहते हैं। मिनिएचर का मतलब है लघु चित्र यानी छोटे साइज की पेंटिंग। ये पेंटिंग्स मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हाथ से लिखी किताबों में बनाई जाती थीं, और इनमें बहुत ही बारीक डिटेल्ड काम होता था। इनमें दरबारी जीवन, शिकार और लड़ाइयों के सीन्स दिखाए जाते थे। 17वीं सेंचुरी के सेकंड हाफ में महाराष्ट्र में एक नई पेंटिंग स्टाइल डेवलप हुई जिसे मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। इस शैली में रंग बिरंगे चित्र होते थे, और इस पर राजपूत और यूरोपियन दोनों स्टाइल्स का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। ये पेंटिंग्स हमें उस समय के पुराने वाड़ाज यानी हवेलियों की दीवारों पर और मैन्यूस्क्रिप्ट्स में देखने को मिलती हैं। इन पेंटिंग से हमें मराठा काल के रहन सहन, उनके फेस्टिवल्स और उनके कस्टम्स के बारे में काफी कुछ पता चलता है। चित्रकला, जो कि एक 2D आर्ट है, उसके बाद अब हम कला के 3D यानी 3 डायमेंशनल फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सेक्शन है मूर्ति कला यानी स्कल्पचर और वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर। यहाँ हम आकारों को कैनवस या दीवार से बाहर निकाल कर देखेंगे, उन्हें पत्थर या मेटल के सॉलिड फॉर्म में और बड़ी बड़ी शानदार इमारतों के रूप में। अब तक हम कागज पर थे, अब हम मिट्टी और पत्थर को हाथ मिले। मूर्तिकला यानी स्कल्पचरल आर्ट की ट्रेडिशन भी इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन जितनी ही पुरानी है, लेकिन पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाने की कला का असली विकास मौर्यन सम्राट अशोक के टाइम में हुआ। उन्होंने पूरे देश में पत्थर के बड़े बड़े पिलर्स यानी स्तंभ बनवाए। ये जो आप देख रहे हैं, ये सारनाथ में मिले अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा है, जिसे लायन कैपिटल कहते हैं। इसमें 4 शेर हैं जिनकी पीठ एक दूसरे से जुड़ी है। ये चारों शेर शक्ति, साहस और कॉन्फिडेंस का सिंबल है। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आज़ाद भारत ने इसे अपने नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। ये हमारे देश की शान है बच्चों। इंडियन आर्ट और कल्चर का इन्फ्लुएंस सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड नहीं रहा, इसने समुद्र भी पार किया और दूसरे देशों तक पहुंचा। इसका एक जिंदा जागता प्रूफ है इंडोनेशिया का बोरोबुदुर स्टूपा। ये दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूपा है, जिसे 8th-9th सेंचुरी में बनाया गया था। इसकी बनावट पर इंडियन आर्किटेक्चर, खास करके स्तूपा निर्माण की कला का गहरा असर साफ दिखता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें बताती है कि इंडियन आर्ट का इन्फ्लुएंस कितना विश्वव्यापी, कितना ग्लोबल था। अब बात करते हैं मंदिर निर्माण की कला की, यानी टेम्पल आर्किटेक्चर। इंडिया में मंदिर बनाने की मेनली 2 स्टाइल्स डेवलप हुए, नॉर्थ इंडिया में नागरा स्टाइल और साउथ इंडिया में द्रविड़ा स्टाइल। इनकी पहचान इनके टावर से होती है। देखो, जैसे आप स्लाइड में देख सकते हैं, नागरा स्टाइल में मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक लंबा सा कर्व शेप टावर होता है जिसे शिखरा कहते हैं। वहीं द्रविड़ा स्टाइल में मंदिर के एंट्रेंस गेट पर ही एक बहुत बड़ा और सुंदर टावर होता है जिसे गोपुरम कहते हैं। तो नॉर्थ में शिखरा और साउथ में गोपुरम, यही इन दोनों शैलियों का सबसे बड़ा डिफरेंस है। सिंपल। महाराष्ट्र में 12वीं-13वीं सेंचुरी में एक यूनिक मंदिर स्टाइल का विकास हुआ जिसे हेमाडपंती स्टाइल कहते हैं। इन मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत इनका स्टार शेप्ड यानी सितारे के आकार का प्लान है।
आप सिन्नर के इस गोंदेश्वर मंदिर की तस्वीर में देख सकते हैं कि इसकी दीवारें सीधी न होकर जिगजैग हैं, जिससे रोशनी और छाया का एक कमाल का इफेक्ट बनता है। पर इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन मंदिरों को बनाने में पत्थरों को जोड़ने के लिए सीमेंट या गारा यूज नहीं किया गया, बल्कि पत्थरों में ही ग्रूव्स और नॉचेस बनाकर उन्हें एक दूसरे में फंसाया गया है, जैसे पजल जोड़ते हैं। इसे टेनन एंड मॉर्टिस जॉइंट्स कहते हैं। सोचो, उस वक्त की इंजीनियरिंग कितनी एडवांस थी। मिडीवल पीरियड में जब मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ तो इंडिया में पर्शियन, सेंट्रल एशियन और अरबिक आर्किटेक्चर का भी इन्फ्लुएंस पड़ा। इन फॉरेन स्टाइल्स ने जब इंडियन स्टाइल्स के साथ संगम किया तो एक नई शैली बनी जिसे इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके कुछ वर्ल्ड फेमस एग्जाम्पल्स हैं दिल्ली का कुतुब मीनार, आगरा का ताजमहल जिसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, और बीजापुर का गोल गुंबज जिसका डोम दुनिया के सबसे बड़े डोम्स में से एक है। इसके बाद ब्रिटिश रूल के टाइम एक और नई आर्किटेक्चरल स्टाइल का जन्म हुआ जिसे इंडो गॉथिक स्टाइल कहते हैं। इसमें इंडियन और यूरोपियन गॉथिक स्टाइल्स का मिक्स एंड मैच था। इस शैली की पहचान है ऊंचे ऊंचे पॉइंटेड आर्चेस, बड़ी बड़ी खिड़कियां और छत पर बने सुंदर स्तंभ। इस स्टाइल में उन्होंने कई शानदार इमारतें बनाई, जैसे कि मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज डोमिनस। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इंडो गॉथिक शैली का बेस्ट एग्जाम्पल। विजुअल आर्ट्स के बाद अब हमारी जर्नी का अगला स्टॉप है परफॉर्मिंग आर्ट्स। हमारा चौथा सेक्शन है संगीत, नृत्य और नाट्य, यानी म्यूजिक, डांस एंड थिएटर। भारत में इन सभी कलाओं का बेस एक बहुत ही एंशिएंट टेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। चलिए अब इन परफॉर्मेंस वाली कलाओं की दुनिया में एंटर करते हैं। सभी इंडियन क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेंटर में रस का कॉन्सेप्ट है। रस का मतलब है वो आनंद, वो फीलिंग जो ऑडियंस को एक परफॉर्मेंस देखकर मिलती है। भरत मुनि ने 9 तरह के रस बताए हैं जिन्हें नवरसा कहते हैं। ये हैं श्रृंगार यानी प्रेम का रस, हास्य यानी ह्यूमर का रस, करुणा यानी दुख का रस, रौद्र यानी गुस्से का रस, फिर आता है वीर रस यानी हीरोइज्म, भयानक यानी डर का रस, बीभत्सा यानी घिन का रस, अद्भुत यानी वंडर का रस, और आखिर में शांत रस यानी पीस। एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट वही है जो इन सभी रसों को अपनी कला के जरिए ऑडियंस के दिल तक पहुंचा दे। आर्ट की इसी पावर को समझने के लिए ये कोट देखिए। ये बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की किताबे नवरस से है। इसमें वो संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती की प्रार्थना कर रहे हैं। वो लिखते हैं, हे माँ सरस्वती, अगर इब्राहिम को आपकी कृपा मिल गई तो नवरस की ये कविता अमर हो जाएगी। इससे ये पता चलता है कि कला किसी रिलीजन या कास्ट की बाउंड्रीज में नहीं बंधती। एक मुस्लिम राजा भी हिंदू देवी से इंस्पिरेशन ले रहा था। यही हमारी कल्चर की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को दर्शाता है। भारत में डांस की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हर स्टेट का अपना अलग क्लासिकल या फोक डांस है। यहाँ आप 2 बिल्कुल अलग अलग डांस फॉर्म्स देख सकते हैं। एक तरफ है केरला का क्लासिकल डांस कथाकली, जो एक डांस ड्रामा है। इसमें आर्टिस्ट बड़े बड़े मुकुट, गहला मेकअप और भारी भरकम कॉस्ट्यूम्स पहनकर पुराने कथाएं सुनाते हैं। दूसरी तरफ है महाराष्ट्र का लोक नृत्य लवानी, जो बहुत ही एनर्जेटिक और जोश से भरा होता है। देखिए, दोनों ही डांस हैं, लेकिन उनके कॉस्ट्यूम्स, उनकी एनर्जी, उनका अंदाज, सब कुछ कितना अलग है। यही तो है इनक्रेडिबल इंडिया। अब तक बच्चों हमने आर्ट की हिस्ट्री को समझा, पर आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर, ये सब पुरानी बातें पढ़ने का आज के टाइम में क्या फायदा है? क्या इससे कोई जॉब मिल सकती है? हाँ, मुझे पता है आप यही सोच रहे हैं। आपके इसी सवाल का जवाब है हमारा 5वां सेक्शन, कला, उपयोगिता और अवसर, यानी आर्ट, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और उसमें मौजूद करियर अपॉर्चुनिटीज। चलिए देखते हैं कि आज की मॉडर्न दुनिया में कितना रेलेवेंट है। आर्ट की पढ़ाई आपके लिए कई एक्साइटिंग प्रोफेशनल फील्ड्स के दरवाजे खोल सकती है। इसे हम 2 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, आर्ट हिस्ट्री। इसकी गहरी पढ़ाई करके आप जर्नलिज्म में आर्ट क्रिटिक बन सकते हैं या आर्ट मार्केट के डिटेक्टिव बन सकते हैं जो किसी पेंटिंग की सही कीमत बता सकें। आप कल्चरल हेरिटेज मैनेजमेंट या म्यूजियम्स में भी काम कर सकते हैं। दूसरा फील्ड है अप्लाइड आर्ट, यानी उपयोजित कला। ये वो आर्ट है जिसका इस्तेमाल प्रैक्टिकल चीज़ों में होता है, जैसे इंटीरियर डिज़ाइन, एडवर्टाइजिंग, फिल्मों में सेट डिज़ाइन यानी आर्ट डायरेक्शन, फोटोग्राफी, एनिमेशन और ग्राफिक डिज़ाइन। अरे, इन सभी फील्ड्स में क्रिएटिव और टैलेंटेड लोगों की हमेशा डिमांड रहती है। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में आर्ट के इतिहास की एक लंबी और शानदार यात्रा की। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी है इस पूरे ज्ञान को समेटना।
इसीलिए हमारा आखिरी सेक्शन है सारांश और पुनरावलोकन। चलिए इस पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रेडी? तो हमने क्या क्या सीखा? हमने शुरू किया आर्ट के बेसिक्स से, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट्स और फोक और क्लासिकल ट्रेडिशंस का डिफरेंस समझा। ठीक? फिर हमने देखा कि इंडियन पेंटिंग रॉक आर्ट से शुरू होकर अजंता के म्यूरल्स, मुगल मिनिएचर्स और मराठा स्टाइल से होते हुए आगे बढ़ी। इसके बाद हमने स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की जर्नी देखी, अशोक के पिलर्स से लेकर नगरा द्रविड़ा टेम्पल्स और इंडो गॉथिक बिल्डिंग्स तक। हमने ये भी जाना कि सभी परफॉर्मिंग आर्ट्स नवरसा के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आर्ट की स्टडी सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि इससे आज के दौर में कई शानदार करियर भी बनाए जा सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, एक मिशन समझ लो। आप सब पता लगाइए कि आपके अपने शहर में, आपके रीजन में कौन सा फोक आर्ट या आर्किटेक्चरल स्टाइल फेमस है। हो सकता है आपके यहाँ कोई खास तरह की पेंटिंग या मिट्टी के बर्तन या कोई पुराना किला या मंदिर हो। उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कीजिए, उसके इतिहास और उसकी स्पेशलिटीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। इससे आपको आर्ट से एक पर्सनल कनेक्शन फील होगा और ये चैप्टर आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.